बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है IFRS 9। और ये हमने कोशिश करी है कि अब एक IFRS 9 की भी सीरीज साथ साथ, जिस तरह ऑडिट की सीरीज चल रही है उस तरह एक IFRS 9 की सीरीज चले। शुरू में एक किसी ने हमें रिक्वेस्ट भी की थी कि IFRS 9 की सीरीज शुरू करें, तो इंशाल्लाह हमने इसके ऊपर काम किया और आज ये पहला पार्ट IFRS 9 का हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो IFRS 9 को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। IFRS 9 को कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि IFRS 9 काफ़ी एक बड़ा और स्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड है। और दूसरी बात ये कि IFRS 9 का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी मुश्किल है, वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर डिटेल्स हैं और काफ़ी छोटी छोटी माइनर चीज़ों की वजह से पूरी पूरी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप IFRS 9 को पूरी तरीके से समझ सकें और आपको उसके बेसिक्स पता हो। अगर आपको उसके बेसिक्स पता है तो फिर आप जितनी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन होगी आप कहीं ना कहीं उसको अपने इस बेसिक स्ट्रक्चर में डाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो हम IFRS 9 में से एक टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो डी रिकॉग्निशन का मतलब बेसिकली सिंपली ये है कि मेरी बैलेंस शीट के ऊपर एक फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी पड़ी हुई हो, लेकिन कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाए कि अब मुझे उस फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी को उस बैलेंस शीट में से डी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत पड़ जाए, मुझे उस फाइनेंशियल एसेट को उस बैलेंस शीट से हटाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो हमें ये सोचना है कि IS 39 के अंदर क्या पहले इस तरह की बातें नहीं होती थी जो IFRS 9 के अंदर ये नया कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ नई चीज़ें डाली, या फिर IS 39 और IFRS 9 सारी बातें सेम करता है। इसके ऊपर एक छोटी सी बात करते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो कि यार इस नए IFRS 9 के स्टैंडर्ड में क्या चेंज आ गया। तो IS 39 भी डी रिकॉग्निशन की बात जरूर करता था। वो भी ये कहता था कि अगर आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं तो आप उस केस के अंदर अपने फाइनेंशियल एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दें। लेकिन वो इतने अच्छे स्ट्रक्चर में आपको नहीं समझाता था कि यार आई किस तरीके से स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। वो कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के ऊपर बात नहीं करता था। तो जब भी बंदा IS 39 करता था उसको हमेशा ये मसला होता था कि यार कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस जो आ रही हैं उसके ऊपर फिर मैं क्या करूं। तो जी बात सारी यहाँ पे आई कि अब IFRS 9 ने इसको थोड़ा सा कॉन्क्रीट कर दिया, थोड़ा सा इसको स्पेशलाइज कर दिया, थोड़ा सा इसके अंदर स्पेसिफाइड रूल्स डाल दिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें समझा दी, जिसके बाद बंदा जो है वो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेके जब काम करता है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर हम अब IFRS 9 को देखें तो वो डी रिकॉग्निशन के बारे में क्या कहता है। सबसे पहली बात तो वो ये कहता है कि यार आपको देखना है क्या पार्ट डी रिकॉग्निशन हो रही है, क्या फुली फाइनेंशियल एसेट डी रिकॉग्नाइज हो रहा है। पहले पार्ट का कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट IS 39 में नहीं था, लेकिन IFRS 9 ये नई चीज लेके आया कि पहले तो ये समझो कि यार तुम एक फाइनेंशियल एसेट का पार्ट किसी और को दे रहे हो, अपने पास से उसका रिस्क खत्म कर रहे हो, किसी फाइनेंशियल एसेट का पार्ट खत्म कर रहे हो या पूरा फाइनेंशियल एसेट खत्म कर रहे हो। पहली चीज तो तुम्हें ये डिसाइड करनी है फाइनेंशियल एसेट डी रिकॉग्नाइज होना है या नहीं होना, वो बात की कहानी है। पहले तो ये बताओ कि डी रिकॉग्नाइज कितना होना है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कूपन बॉन्ड है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स रिसीव होती हैं और उसके बाद प्रिंसिपल भी रिसीव होगा, और मैं अपने दोस्त को कहता हूँ यार आज से जो ये इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं सारी तुम्हारी और सिर्फ प्रिंसिपल मेरा होगा एंड में, और उसको मैं ये सारी इंटरेस्ट की पेमेंट्स भेज देता हूँ, तो उसको क्या मैं पूरा बॉन्ड बेच रहा हूँ? उसको पूरा बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं बेच रहा। क्या उसको मैं एक पार्ट ऑफ बॉन्ड भेज रहा हूँ? बिल्कुल। बॉन्ड की कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स का जो कंपोनेंट है वो मैं उसको बेच रहा हूँ। तो जब मैं उसको इंटरेस्ट पेमेंट्स का कंपोनेंट बेच रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं एक पार्ट डी रिकॉग्निशन कर रहा हूं, मैं अपना पूरा फाइनेंशियल एसेट डी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब पहले तो आपने ये सोचना है कि क्या हम एक पार्ट डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या हम इंटायर फाइनेंशियल एसेट डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं।
इसके ऊपर आईएफआरएस 9 ने कहा कि यार पार्ट डी रिकॉग्नाइज का तो ये मतलब है कि आपने उठाया एक फाइनेंशियल एसेट और उसका अगर आप पार्ट डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो आप ये देख लें जो पार्ट आप बेच रहे हो उस फाइनेंशियल एसेट का वो इन 3 चीजों में से कहीं गिरना चाहिए। उसने कहा पहली चीज तो ये होनी चाहिए या तो वो इन तीनों में से किसी एक चीज में भी होगा तो मैं मान लूंगा कि पार्ट हो रहा है। उसने कहा पहली चीज ये कि वो प्रो रेटा बेसिस के ऊपर पूरे एसेट का प्रो रेटा हो, पूरे एसेट का प्रो रेटा हो मतलब पूरे बॉन्ड की पेमेंट्स का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इनका सबको अक्यूमुलेट करके 50%, 40%, 30% आपका, 70% मेरा। दूसरी चीज या तो वो कोई स्पेसिफाइड कैश फ्लोज हो जो अलग किए जा सकते हो, जैसे कि या तो प्रिंसिपल ही बेच दिया सिर्फ, या तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स बेच दी। जो सिर्फ बेचने का कंपोनेंट है कि हम एक कंपोनेंट बेच रहे हैं सिर्फ इसमें से, वो बात आपकी पार्ट डी रिकॉग्निशन की जाएगी। और तीसरा किसी स्पेसिफाइड पेमेंट्स को उठा के परसेंटेज में प्रो रेटा बांट देना। तो इन 3 कंडीशन को अगर आप तीनों में से कोई एक कंडीशन को पूरा करते हैं तो मतलब आप पार्ट डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और ये स्टैंडर्ड ने क्यों कहा, ये 3 ही कंडीशन क्यों रखी, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आया तब आपको समझ में आएगा कि ये 3 कंडीशन क्यों आई। इसका मकसद ये है जब आप किसी चीज को ऐसे डिवाइड कर सकें कि जो जाने वाली चीज है, जो चीज जा चुकी है आपके पास से, उसके ऊपर कोई इफेक्ट आने से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अब अगर जो चीज आप बेच चुके हैं किसी को, उस चीज की वैल्यू में कमी आ गई, उसकी पेमेंट पूरी नहीं हुई, वो चीज खराब हो गई, कोई उसके पैसे नहीं देना चाहता, तो आपकी जो पार्ट आप रोक के बैठे हैं अपने पास जो आपने नहीं बेचा है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तभी तो ये एक तरह से रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। अगर वो चीज बेचने पे भी आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है उस चीज का आज तक, तो इसका मतलब उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि पहली 20% पेमेंट्स तुम्हारी, फिर जो 80% 20% रिसीव होने के बाद बचेंगी वो मेरी, तो अब पार्ट डी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको इस तरह से सोचें, वो बंदे को अगर 20% नहीं मिला तो 80% आपको भी नहीं मिलेगा उसके बाद, तो मतलब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि उसके 20% पूरे होने के बाद ही आपके शुरू होंगे। तो अगर वो डिफॉल्ट करता है 18% लेने के बाद 2% नहीं मिलते उसको, तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि उसका रिस्क आज भी आपको इफेक्ट करेगा, उसका रिस्क आज भी आपको इफेक्ट करेगा। तो आपने सीखना इसमें यह है कि भाई उन 3 कंडीशन को जब आप देखते हैं तो तीनों कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि जो चीज़ जा रही है उसके चेंज होने से आपको इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब देखें, अगर आप किसी को कहते हैं कि यार प्रिंसिपल इंटरेस्ट की पेमेंट तुम्हारी, प्रिंसिपल की मेरी, तो अगर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं मिली लेकिन प्रिंसिपल तो मिलेगा ही ना एंड में। प्रिंसिपल तो अलग चीज़ है। इंटरेस्ट अगर फॉर एग्जांपल वेरिएबल रेट के ऊपर है, वेरिएबल रेट नीचे होता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, अमाउंट्स कम मिलती हैं उसको, इसका आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको तो प्रिंसिपल फिक्स मिलेगा, तो उसकी चीज़ का आपको इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है भाई, ये तो आपने सेल कर दी, ये तो पार्ट बिल्कुल सेल हो गया। दूसरी कंडीशन हमने कहा था कि पूरे का प्रो रेटा बांट दो। पूरे का प्रो रेटा का मतलब है हर चीज आपकी उस पूरी एग्जैक्टली उस परसेंटेज में बैठ गई। अब जो परसेंटेज आपको मिली उसकी किस्मत सिर्फ आपके ऊपर है, उसके इफेक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरी एक साइंस थी पार्ट में डिसाइड करने की। तो पार्ट में आपने सबसे पहला काम ये करना है, कंसोलिडेशन करनी है। कंसोलिडेशन के बाद आपने सारे फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को उठाना है। कोई ट्रांजैक्शन हुई है फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की, तो फाइनेंशियल एसेट जब हम पहले कर रहे हैं तो उसमें आप ये देखेंगे सबसे पहली चीज़ कि यार ये जो डी रिकॉग्निशन हुई है क्या ये पार्ट हुई है या फिर ये पूरी इंटायरिटी पे। पार्ट होने के लिए आप 3 चीज़ें चेक करेंगे, क्या ये प्रो रेटा बेसिस के ऊपर हो रही है, नहीं, तो ये क्या कुछ स्पेसिफिक कैश फ्लोज पे हो रही, नहीं, तो क्या ये किसी स्पेसिफिक कैश फ्लो के प्रो डेटा पे हो रही, नहीं, तो इन तीनों पे नहीं हो रही तो बस ये पार्ट नहीं है, ये इंटायरिटी पे। इसमें एक और भी एग्जांपल दी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसको
प्रो रेटा भी करते हैं ना, और आप उसमें कहते हैं कि यार मैं इसको रीइंबर्स करा दूंगा, अगर आपके प्रो रेटा पूरे नहीं मिले आपको, मतलब 40% आपने मुझसे ख़रीद लिए रिसीबल, लेकिन अगर वो रिसीबल नहीं मिले तो मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा, तो भी सेल नहीं होगी, क्योंकि उसके ना करने पे, उसके 40% ना देने मिलने पे आपको इफेक्ट हो जाएगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब डी रिकॉग्निशन पार्टली नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो आपने सिंपल पहले तो देखना है कि पार्टली है या इंटायरिटी। अब जब एक दफ़ा पता चल गया कि यार ये तो पार्टली है या इंटायरिटी पे है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आपने अब उस ट्रांजैक्शन को स्टडी करना है। जब आपको ये समझ में आ गया कि मुझे पार्ट डी रिकॉग्निशन चेक करनी है, इंटायरिटी, तो आप अलग स्टेप पे चले गए, स्टेप 2 पे। और स्टेप 2 पे जाके आप सोच रहे हैं कि क्या अब मुझे ये पूरे कैश फ्लोज ख़त्म करने हैं या जो भी पार्ट है उसको ख़त्म करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो स्टेप 2 का पहला कहता है अगर आपके कैश फ्लोज एक्सपायर हो चुके हैं तो इसका मतलब आपका एसेट पार्ट हो या एंटायरिटी पे हो वो डी रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। एक्सपायर होने का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने एक प्राइस बॉन्ड लिया, प्राइस बॉन्ड को मैंने एज अ फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड किया, प्राइस बॉन्ड मेरा निकल आया, ठीक है जी। मुझे तो होश ही नहीं था, 6 साल गुजर गए, प्राइस बॉन्ड की लिमिट गुजर गई उसको अवेल करने की। 7वें साल में आने के बाद मुझे पता चला कि भाई प्राइस बॉन्ड तो अब नहीं रहा, एक्सपायर हो चुका है। तो जैसे ही मुझे पता चला भाई प्राइस बॉन्ड एक्सपायर हो चुका है, उस दिन मैं क्या करूँगा, उस दिन मैं इसको डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। क्योंकि अब मैं यूजर्स को ये क्या बोलूँ कि मेरे पास एक प्राइस बॉन्ड पड़ा है जो एक्सपायर हो चुका है, जो कभी इसके पास कैश मिलना ही नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल एसेट का तो ये मतलब है ना कि फ्यूचर में ये इसके बदले मुझे कैश मिलेगा या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा इसके सामने से, ठीक है ना। इस फाइनेंशियल एसेट को जब मैं बेचूंगा, जब मैं कुछ करूंगा तो सामने से कैश रिसीव होगा, कोई और फाइनेंशियल एसेट रिसीव होगा, ठीक है। तो अब जब इस कंडीशन के अंदर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं है तो ये एसेट कैसे हुआ? तो इस वजह से आपको इसको आज ही डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब कैश फ्लो एक्सपायर नहीं हुए तो फिर हम क्या देखें? फिर हम ये देखेंगे कि कैश फ्लो के और क्या हमें ट्रांजैक्शन और क्या हमें क्रॉस चेक करने हैं। भाई कैश फ्लो तो एक्सपायर नहीं हुए, तो फिर सवाल आएगा यार अब हमें स्टेप 2 से आगे निकलने के लिए दो में से एक चीज करनी पड़ेगी, वरना तो ये डी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। हम मैंने पूछा भाई क्या करना होगा, उसने कहा यार देखो, या तो आपने किसी को कैश फ्लो जो रिसीव होने का राइट है वो ट्रांसफर कर दिया, मतलब जिस बंदे को आपने बॉन्ड अब बेच दिया है, आगे दे दिया है, या जो भी डेट आपने आगे दे दी है, ठीक है, वो बॉन्ड जो भी है जिस बंदे को भी बेचे अब वो पैसे रिसीव करेगा, आप रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने कहा चलो सही है, ये भी है, ये भी आपकी बात सही है। लेकिन मैं इसमें एकदम से आया कि भाई ऐसा क्यों? उसने कहा भाई देखो, सिंपल सी बात है यार, एक बंदे को आप बॉन्ड ट्रांसफर कर रहे हो, बोल रहे हो मैंने किसी को बॉन्ड बेच दिया है, उसकी ओनरशिप है, मेरी ओनरशिप नहीं है अब, तो कम से कम उसको पैसा तो खुद लेना। तो अभी तक उसका पैसा लेने बैठ गए हो, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप इन अ वे उसका पैसा अभी भी अपने पास रख ले हो। तो हमें तो इन सब्सटेंस ये दिख रहे हैं कि आपके पास पैसा रहे, लीगल फॉर्म हाँ उसके नाम पे हो गया बॉन्ड, उसके नाम पे आपने बॉन्ड कर दिया, लेकिन इन सब्सटेंस पैसा आप भी ले, आज भी आप ले रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है जो एक बंदा है वो अपने किसी करीबी रिश्तेदार के नाम पे बॉन्ड कर ले, पैसा खुद लेता रहे, तो क्या मतलब ये असली में डी रिकॉग्नाइज हो गया? तो स्टैंडर्ड कह रहे हैं नहीं भाई, ये डी रिकॉग्निशन की तरीका ही नहीं, आप तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, किसी और के नाम पे लीगल फॉर्म करने के बाद पैसा खुद रख रहे हो। तो उसने कहा स्टेप 2 से आगे जाने के लिए ज़रूरी है कि उसका लीगल फॉर्म के साथ साथ आप पैसा की कलेक्शन की राइट भी दूसरे बंदे को दो। तो इतने में एक बंदा उठा, उसने कहा कि यार चलें आपकी सारी बातें सही, चलें आपकी सारी बातें सही, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जिससे पैसा कलेक्ट करना है वो मुझे जानता हो और जिसको मैं बेच रहा हूँ उसको नहीं जानता हो। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने असलम भाई से एक लोन लिया 1000 रुपए का, असलम भाई ने मुझे, नहीं चले आप इस तरह समझे, मैंने असलम भाई को 1000 रुपए की सेल कर दी। अब असलम भाई के ट्रेड रिसीवेबल मेरी बुक्स में पड़े हुए हैं, वो जो एक फाइनेंशियल एसेट है। मैंने वो 1000 रुपए के ट्रेड रिसीवेबल भेज दिए अहमद भाई को, और मैंने अहमद भाई को बोला कि यार ये असलम भाई आपको पैसे दे देंगे 1000 रुपये, ठीक है।
आप आज ये मुझसे 900 के खरीद लें तो आपको 100 रुपए का फायदा हो जाएगा, मुझे आज पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है जी। अब अहमद भाई ने बोला भाई मुझे खरीदने में कोई इशू नहीं है, लेकिन असलम भाई से 1000 रुपए लेना मेरे लिए अजाब हो जाएगा, क्योंकि असलम भाई को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो उसने मुझे बोला कि यार असलम भाई से पैसे कलेक्ट करके मुझे लाके दे दो, ट्रांजैक्शन हमारी पक्की है, आज 900 रुपए भी दे रहा हूँ, ट्रेड रिसीवर भी तुम्हारे। इस कंडीशन को मैं स्टैंडर्ड के पास ले गया और मैंने स्टैंडर्ड को बोला भाई मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं सिर्फ लीगल राइट ट्रांसफर करूं, मैं चाहता हूं एक्चुअल कैश भी उसको ट्रांसफर करूं, लेकिन कलेक्शन के लिए जरूरी है कि मैं कलेक्ट करूं रादर देन वो कलेक्ट करे। तो स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है, तुम ये कह रहे हो तो स्टेप 2 से मैं तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा डी रिकग्निशन के लिए, लेकिन तुम्हें कुछ शर्तें पूरी करनी है। मैंने स्टैंडर्ड को बोला क्या शर्तें? उसने कहा देखो सिंपल सी बात है, जब पैसा आएगा तुम आगे ट्रांसफर कर दोगे, डिले नहीं करोगे, जितना डिले उसमें लगता है पैसा ट्रांसफर होने बस उतना डिले होना चाहिए। और अगर कुछ आगे पीछे ज्यादा हो गया तो उसको छोटी मोटी जगह इन्वेस्ट करोगे, जितने दिन, अगर 3-4 दिन का टाइम है, 3-4 दिन का टाइम इन्वेस्ट किया, उसका जो भी प्रॉफिट आया वो भी उसको दे दोगे जिसका पैसा था। दूसरा, उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते, उस पैसे को अपनी नीड के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट आपको आईएफआरएस ने एक कलेक्शन एजेंट बना दिया। उसने कहा जब आप एक कलेक्शन एजेंट बनने को तैयार हो जाओगे उस दिन मैं आपको अलाउ कर दूंगा कि भाई आप स्टेप 2 ऑफ डी रिकग्निशन को पास कर चुके हो। तो या तो आप कैश फ्लो का राइट ट्रांसफर कर दो, या तो फिर आप इस तरीके से कैश फ्लो रखो कि आप फिर स्टैंडर्ड के ये सारे कंडीशंस पूरी करो कि भाई आप ना उससे कोई खर्ची कर रहे हो, ना उस पैसे को यूज कर रहे हो प्लेज करने के लिए, ठीक है, जो अमाउंट्स आ रही हैं उसको शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर आगे दे रहे हो। उसके अलावा आप जो है, अगर फॉर एग्जांपल वो रिसीवेबल आपको पैसा नहीं देता, मतलब असलम भाई अगर बोलते हैं भाई मैं पैसा नहीं दे रहा आपको, तो आप अहमद को अपनी जेब से पैसा नहीं देंगे, आप सिर्फ 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 एक कलेक्टिंग एजेंट बन जाएंगे। आपका कोई लेना देना नहीं होगा, जितना पैसा वहां से मिलेगा उसको एक हाथ से लो दूसरा हाथ से दे दो। आईएफआरएस ने इतना सिंपल कर दिया कि यार तुम अगर ये बहाना लेके आ रहे हो कि मैं हूँ कलेक्शन एजेंट, मुझे मुझे लोग ट्रस्ट करेंगे तो हम तुम्हारी बात को मानेंगे अगर तुम ये कंडीशंस पूरी करोगे। तो सिंपल हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हम वापस से एक दफ़ा शुरू से चलते हैं। हमने कंसोलिडेशन करनी है, कंसोलिडेशन के बाद फाइनेंशियल एसेट उठाने हैं। फाइनेंशियल एसेट में हम देखना है पार्ट है या फुल है। पार्ट के लिए हमने वो 3 शर्तें देखनी है कि यार या तो प्रो रेटा हो, या तो स्पेसिफाइड कैश फ्लो, या स्पेसिफाइड कैश फ्लो का प्रो रेटा हो। भाई पार्ट हो गया, इन तीनों के अलावा कुछ भी है तो एंटायर में करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है, नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा क्या हमारे कैश फ्लोज एक्सपायर हो गए, अगर एक्सपायर हो गए बॉन्ड वाली एग्जांपल तो हाँ डी रिकॉग्नाइज कर दो, अगर एक्सपायर नहीं हुए तो फिर हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और प्रोसेस स्टार्ट होगा कि इन कैश फ्लोज का हम कर क्या रहे हैं, क्या कैश फ्लोज हमने सामने वाले को ट्रांसफर कर दिया है, अगर कर दिया है तो बेहतरीन, स्टेप 3 पे आ जाओ। अगर नहीं ट्रांसफर करें तो दूसरा तरीका ये होगा कि आप कलेक्शन एजेंट हो गए, और कलेक्शन एजेंट की आप 3 शर्तें पूरी करोगे कि जो पैसा आएगा वो आगे कर दोगे, कहीं और इन्वेस्ट नहीं करोगे, शॉर्ट टर्म के लिए किया तो उसका पैसा भी आगे कर दोगे, उसको कहीं और प्लेज नहीं कराओगे। तीसरी चीज उसने कही कि आप अगर आपको पैसा आगे से कम मिला तो आपको उसको भी पैसा नहीं देना, पूरा अपनी जेब से जो आया वो दे दोगे। तो एज अ कलेक्शन एजेंट बनोगे तो ठीक है। तो अब हम स्टेप 2 से भी आगे निकल गए और हम पहुंच गए स्टेप 3 में। तो IFRS 9 बहुत लॉजिकल चल रहा है, ठीक है जी। अब स्टेप 3 कहता है कि यार कंपनी ने क्या अपने सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करे या नहीं करे। या तो उसने सब्सटेंशियली अपने सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए होंगे, या तो उसने सब्सटेंशियली अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं करे होंगे, या तो ना तो उसने पूरे सब्सटेंशियली रिस्क एंड ट्रांसफर रिवॉर्ड करे होंगे ट्रांसफर, ना तो उसने रिटेन करे होंगे। मतलब 3 सिनेरियो बन जाते हैं, या तो आपने सब्सटेंशियली सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए, मतलब ज्यादातर रिस्क एंड रिवॉर्ड सब्सटेंशियली आपने ट्रांसफर कर दिए, या तो आपने सब्सटेंशियली ट्रांसफर नहीं करे, या तो ना आपने सब्सटेंशियली ट्रांसफर करे ना आपने सब्सटेंशियली रिटेन करे, कहीं बीच में अटक गए। अब तीनों कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है,
पहली कंडीशन ये होगी कि मैंने अगर अपने सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर लिए, इसका मतलब तो ये है कि जिस आइटम को मैं बेच रहा हूँ, उस आइटम के ऊपर अब कोई इफेक्ट आएगा बेचने के बाद, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उस आइटम को बेचने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड को ट्रांसफर कर दिया। और अगर एक आइटम को बेचने के बाद भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट आता है और वो मुझे इफेक्ट कर रहा है अभी तक, तो इसका मतलब मैंने सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने पास रिटेन करे हुए हैं। ठीक है जी। अब इसको किस तरीके से हम समझें, अभी हम तीसरी एग्जांपल पे अभी नहीं जा रहे, पहले कि भाई अगर दोनों में से कोई भी नहीं हो तो क्या करना है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो स्टेप 4 है, उसको अभी छोड़ देते हैं। तो सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने का क्या मतलब है, इसकी मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सिंपल। आपने सोचना है, जब मैं एक आइटम को बेच दूं, उस बेचने के बाद उसकी फेयर वैल्यू पे कोई भी चेंज आए तो मुझे कितना इफेक्ट करेगा वो। अगर उसकी फेयर वैल्यू कैश फ्लोज के ऊपर कोई इफेक्ट आता है और वो मुझे इफेक्ट करता है, तो इसका मतलब मैंने उस एसेट को कभी बेचा ही नहीं। भाई आप अपनी बुक्स के ऊपर दूसरे एसेट क्यों रिकॉर्ड करते हैं? आप बोलते हैं पीपीए मेरे पास रिकॉर्ड हुआ है, सही है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होती है, आप अपने पास हिट लेते हैं, उसके ऊपर इंपेयरमेंट होती है, आप अपने पास हिट लेते हैं। क्यों? क्योंकि यार वो आपका एसेट है, उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है आपको इफेक्ट पड़ रहा है। कल को आप पीपी किसी को बेच देंगे, अपनी व्हीकल किसी को बेच देंगे, वो व्हीकल पे बेचने के बाद कोई नुकसान हुआ तो आपके ऊपर थोड़ी इंपैक्ट आएगा। आप तो कहोगे मैंने बेच दी भाई, अब तुम अपने पास अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो। तो स्टैंडर्ड कहेगा हाँ तो तुमने डी रिकॉग्नाइज कर तो दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपने व्हीकल को, तो चलेंगे। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब फाइनेंशियल एसेट अगर बेचने के बाद भी आपको इम्पैक्ट कर रहा हो, तो इसका मतलब आपने सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं करे। अब इसकी एग्जांपल हम समझते हैं। मैंने एक फाइनेंशियल एसेट किसी को बेचा 1000 रुपए में, और मैंने कहा यार ये मैं आपसे फाइनेंशियल एसेट फिक्स प्राइस में खरीद लूंगा 1100 में। ठीक है जी। अब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो फाइनेंशियल एसेट जो मेरे पास पड़ा था, वो 1000 रुपए का पड़ा था मेरी स्टेटमेंट में। मैंने उसको बेचा और मैंने उसको वादा कर दिया कि मैं आपसे खरीद लूंगा 1100 रुपए फिक्स में। अब फेयर वैल्यू 1300 हो जाए, 1400 हो जाए, 1500 हो जाए, आप वो बाय बैक करेंगे 1100 में ही। तो आज ही आपको पता है कि मैंने जो सौदा किया वो ये किया कि बेचा 1000 का, खरीदा 1100 का। उसकी जितनी भी फेयर वैल्यू बढ़ जाए या कम हो जाए, इम्पैक्ट आप ही को होना है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बुक्स में वापस आ जाएगा। आपकी बुक्स में इन रियलिटी आपके हाथ से गया सामने वाले के पास, आपने 1100 को खरीद लिया, लेकिन जितना भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया फेयर वैल्यू का उसके ऊपर, वो तो आपको ही ऊपर आना है, क्योंकि आपने तो फिक्स डीलिंग करी हुई है। तो सामने वाले को तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना भाई। वो फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू 2500 भी हो जाती तो आप थोड़ी उसको 2500 देंगे, उसकी 300 भी हो जाती तो आप थोड़ी उसको 300 देंगे, आपने तो उसको 1100 ही देना है। तो इसका मतलब जो उसकी फेयर वैल्यू में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, वो सारी की सारी आप ही को हिट कर रही हैं। तो ये एसेट बस ऐसा ही हो गया कि फिजिकल फॉर्म में आपके पास से चला गया, और दूसरी तरफ आप जो है इसको अभी तक इसके असरात अपने पास ले रहे हैं। इसी तरह समझें, जैसे कि आप किसी से लोन लें, वो आपको कहे मेरा एसेट गिरवी रखवा दो अपने मेरे पास, 100 रुपए का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये वही ट्रांजेक्शन नहीं बन गई कि आपने किसी के पास अपना एसेट गिरवी रखवा दिया, 1000 रुपए का आपने उससे लोन लिया, 1000 रुपए 1100 सूद समेत वापस कर दिए और अपना एसेट वापस लेके आ गए। ये इसी तरीके की ट्रांजेक्शन बन गई। तो बज़ाहिर जो लग रहा है कि आपने सेल की 1000 रुपए की और 1100 की वापस खरीदी, तो बीच में जो टाइम पीरियड आपके पास एसेट नहीं था, वो सिर्फ एक लगने की तरह लग रहा है कि सेल हुई, लेकिन असली में वो सेल नहीं हुई। तो असली में आप इसको डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने का, कि देखो, समझो,
कि यार बिकने के बाद क्या अभी भी मेरे ऊपर उसकी फेयर वैल्यू, उसकी चेंजेस इन कैश फ्लो का इफेक्ट आता है या नहीं आता। अगर आता है तो भाई वो एसेट आप ही का है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, मैंने सारे के सारे ट्रेड रिसीवेबल किसी को बेच दिए, ठीक है, 150 के 150 ट्रेड रिसीवेबल किसी को बेच दिए 150 रुपए के, और मैंने उसको बोला अगर ये आगे तुम्हें रिसीव नहीं हुए तो मैं तुम्हें पैसे भर दूंगा। तो इसका मतलब अगर वो पूरे 150 रुपए नहीं मिले सामने वाले को, तो इसका मतलब मुझे ही देने पड़ेंगे। आज भी उसका इफेक्ट मुझे ही लगेगा, उसके कम होने का इफेक्ट मुझे ही देना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो बज़ाहिर बस मेरे हाथ से एक डॉक्यूमेंट चला गया, लेकिन उसका इंटरेस्ट, उसका जो उसके अंदर जो एक राइट्स हैं, एक जो उसका रिस्क और रिवॉर्ड है, वो आज भी मेरे ऊपर है। इसके अलावा सर जी दूसरी तरफ एक एग्जांपल देखते हैं कि मैंने किसी को कहा कि मैं आपको आज एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, ठीक है जी, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और मैं इस प्रॉपर्टी को वापस खरीद लूंगा इसकी फेयर वैल्यू के ऊपर। अब इस कंडीशन के अंदर मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो हैं वो हो रहे हैं ट्रांसफर, रिस्क एंड रिवॉर्ड जो हैं वो हो रहे हैं ट्रांसफर, ठीक है। और जब मैं बाय बैक करने जाऊंगा तो उस वक्त मुझे फेयर वैल्यू ही देनी पड़ेगी। तो जितना भी इसका फेयर वैल्यू का गेन आएगा या लॉस आएगा वो सामने वाले को इफेक्ट करेगा। इसका मतलब वो गेन और लॉस जो है वो मुझे इतना इफेक्ट नहीं कर रहा जितना सामने वाले को कर रहा है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी तरफ से इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर दिए थे। कि अगर मैं किसी को 1000 का बेच रहा हूँ, बोल रहा हूँ जब खरीदने आऊँगा उस वक्त की फेयर वैल्यू दूंगा, तो अगर उस वक्त 2000 होगी तो सामने वाला अब 1000 रुपये कमा लेगा, अब फिक्स्ड इनकम नहीं कमाएगा, वो उसके अंदर उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड आ गए। इसका मतलब ये असली में एक सेल हुई थी और अब आपको अपना फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अच्छा जी, जब हमने एक बात कर ली कि भाई ट्रांसफ़र हो गए फाइनेंशियल एसेट, सिग्निफिकेंटली आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, फाइनेंशियल एसेट आप डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, और अगर नहीं हुए तो आपने उसको रिटेन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो इसके बाद हम एक स्टेप आगे चलते हैं और हम कहते हैं कि अगर उनको डी रिकॉग्नाइज नहीं किया तो फिर क्या करोगे, क्योंकि कैश तो आ रहा है, कैश तो फिर भी आएगा। तो जब कैश आएगा उसका क्या करना है, तो उस पर IFRS कहते हैं कि अपने पास उस कैश को डेबिट करो और उसके अगेंस्ट एक लाइबिलिटी खड़ी कर दो, ठीक है। और वो लाइबिलिटी जो है वो एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी के तौर पे आपके अकाउंट्स में खड़ी हो जाएगी। एसेट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वहीं रहेगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो स्टेप 4 कहता है कि यार क्या एक फाइनेंशियल एसेट, आपने मुझे इतना बता दिया कि सबसे पहले मैंने फाइनेंशियल एसेट्स को जोड़ देना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देनी है। उसके बाद मैंने फाइनेंशियल एसेट को उठाना है, देखना है कुछ ट्रांजैक्शन क्या डी रिकॉग्नाइज हो रही है या नहीं हो रही, तो उसमें मुझे देखना है पार्ट हो रहा है या पूरा हो रहा है। जब पार्ट हो रहा है या पूरा हो रहा है एक दफ़ा डिसाइड हो गया तो नेक्स्ट स्टेप होगा देखना कैश फ्लोज का क्या हुआ। अगर कैश फ्लोज एक्सपायर हो रहे हैं तो डी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे, तो फिर दो हिस्सों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए ताकि आगे वाले स्टेप में जाए। और वो दो चीज़ों में से एक ये है कि या तो आपने उसको सामने वाले को इजाज़त दे दी कि तुम कलेक्ट कर लो कैश फ्लोज, या तो फिर आपने जो है खुद कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन एज एन एजेंट कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो रही है तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3 में चले जाओ। अब देखो सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है, अगर हो रहा है तो डी रिकॉग्नाइज करो, अगर नहीं हो रहा तो फिर रिटेन करो, डी रिकॉग्नाइज नहीं करो। और तीसरी कंडीशन जो आ जाती है जिसके अंदर हमें स्टेप 4 में जाना पड़ेगा, जिसके अंदर फिर भी एक चांस है कि आप डी रिकॉग्नाइज करें, और वो है कि अगर सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं होते और सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड रिटेन भी नहीं होते, तो कहीं बीच की सूरत हाल में बंदा गिर जाता है, और वो बीच की सूरत हाल को फिर हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ द एसेट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ द एसेट ये कहता है
कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ द एसेट ये है कि यार तुम्हारे पास सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड ना ट्रांसफर हुआ ना रिटेन हुआ, तो अब क्या क्या ऐसा सोल्यूशन है, क्या ऐसी चीज़ है जिस पर भरोसा करें, जिसके ऊपर ये डिसाइड करें कि डी रिकॉग्नाइज करना है या नहीं। तो वो कहता है क्या तुमने कंट्रोल खो दिया, अगर कंट्रोल खो दिया तो डी रिकॉग्नाइज कर दो। और कंट्रोल खोने का ये मकसद है कि सामने वाली पार्टी के पास ये लीगल राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को, उस फाइनेंशियल एसेट को बेच सके। अगर फॉर एग्जांपल मैंने सामने वाले को एक फाइनेंशियल एसेट दिया और वो फाइनेंशियल एसेट को बेच सकता है और बाद में खरीद के रिप्लेस करके तुम्हें कोई और फाइनेंशियल एसेट भी पहना सकते हैं, ठीक है, इस बात को सोच के कि बहुत ही रेडिली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो इसका मतलब आपके पास उस पर्टिकुलर एसेट का कंट्रोल नहीं है। वो एक ऐसा एसेट है जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, तो यार मैं उसको बेच के कोई और भी आपको दे दूंगा तो आप कुछ नहीं बोलोगे, तो इसका मतलब कंट्रोल लूज हो चुका है। और जब कंट्रोल लूज हो चुका है तो डी रिकॉग्निशन कर दो। अगर कंट्रोल लूज नहीं हुआ तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट ये कहता है कि भाईजान कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको IS-39 में जब मसले आ रहे थे ना, तो लोगों ने कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट की ही चीज़ लेके आए थे कि यार कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट का कॉन्सेप्ट ले आओ। और स्टैंडर्ड ने उस वक्त बहुत सारे लोगों ने अपोज किया कि कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं आ सकते रिस्क एंड प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट से। तो बात सारी यहाँ पे हुई कि जब एक बंदा रिस्क एंड प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट से, मतलब कि आप ये समझें कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के कॉन्सेप्ट से कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट के कॉन्सेप्ट पे नहीं आने को तैयार थे लोग, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड के कॉन्सेप्ट पे लोग कॉन्फिडेंट हैं बहुत ज़्यादा, उनका हाथ सेट हुआ हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम हमेशा से IS-39 से अब IFRS 9 में भी वो रिस्क एंड रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट लिया है। तो ये कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इतना लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। जब उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था तो इसको फिर स्टैंडर्ड ने एंड में जाके यूज़ किया है कि जब रिस्क एंड रिवॉर्ड से चीज़ नहीं पता लग रही तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास वो दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट का। और कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट में स्टैंडर्ड कहता है कि कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट का सिर्फ ये मतलब है कि मेरे पास अभी भी जो एसेट मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, जो मैं किसी को दे चुका हूँ, बज़ाहिर मेरे हाथ से जा चुका है, उस एसेट के अंदर मेरी कितनी इन्वॉल्वमेंट रह गई है। और उसको इसने इस तरह समझाया कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को कोई फाइनेंशियल एसेट बेचा और फाइनेंशियल एसेट के बदले मुझे मिल गए 1000 रुपये, और मैंने गारंटी दे दी कि अगर ये फाइनेंशियल एसेट में आगे पीछे कोई मसला हुआ या इस तरह की कोई चीज़, मैंने आपको गारंटी देता हूँ कि यार मैं 800 रुपये कवर करके दे दूंगा, तो कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट कितनी रह गई, 800। तो वो कहता है 800 रुपये तक का एसेट आप अपने पास रिटेन करें और बाकी बेच दें। बात समझ में आ रही है, बाकी डी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वो कहते हैं कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आप ये कहेंगे कि यार ट्रेड रिसीवेबल मैं किसी को दे चुका हूँ और मैंने कहा ट्रेड रिसीवेबल मैं 400 रुपये तक के हद तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको 400 रुपये तक के रिकोर्स कर दूंगा, मतलब पैसा वापस कर दूंगा, बाकी 600 रुपये डूबा तो आपकी जिम्मेदारी। तो कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट कितनी हुई, 400। तो ये 400 रुपये तक जो है आप इसको डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। 400 रुपये तक की गारंटी दी हुई है तो 400 रुपये आपकी बुक्स में होना चाहिए, 600 रुपये की गारंटी नहीं है, उसको आप डी रिकॉग्नाइज करते हैं। इसको कहते हैं कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, अब इसके अंदर और रिस्क एंड रिवॉर्ड के अंदर क्या फ़र्क है। जब सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र होते हैं ना, और इंटायरिटी में आप बोल देते हैं कि सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो गए, तो पहले आप पूरा फाइनेंशियल एसेट ख़त्म कर देते हैं और उसके ऊपर जो भी गेन और लॉस आया, कैश आया, गेन और लॉस आया, उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद अगर उसके बदले में कोई ऐसी गारंटी या कोई चीज़ आपने दी हुई भी है जो इतनी सब्सटेंशियल नहीं है, आपको लग रहा है सब्सटेंशियली ट्रांसफ़र हो गया है, बहुत ही मिनिमम सी कोई गारंटी या कोई इस तरह की चीज़ है, तो आपने उसको अलग से रिकॉर्ड कर देना उस लाइबिलिटी को। लेकिन कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट में ये होता है कि आप उसका एक पोर्शन उठा के जो है डी रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट में और
रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, आप बहुत सिंपल चिलिंग करें। IFRS 9 बहुत इजी कर दिया आपके लिए। सिंपल से आप स्टेप्स में चलें। आप शुरू में जाएं, अपने अकाउंट्स को कंसोलिडेट कर दें। अकाउंट्स को कंसोलिडेट करने के बाद अपने फाइनेंशियल एसेट को उठाएं। उस फाइनेंशियल एसेट को देखें यार क्या ये फाइनेंशियल एसेट पार्ट में हो रहा है या फिर फुल हो रहा है। पार्ट और फुल में 3 शर्तें हैं, वो आपको याद है। उन तीनों शर्तों में से अगर पूरी हो रही है पार्ट हो रहा है, वरना इंटायरिटी। अगर पार्ट हो रहा है तो उस पार्ट को जब डी रिकॉग्नाइज करेंगे तो जो भी कैश आएगा उसको डेबिट करना। जो कैरिंग अमाउंट जो है अगर आप निकाल नहीं पा रहे तो उस वक्त की फेयर वैल्यूज के हिसाब से दोनों की फेयर वैल्यू उठाना, दोनों पार्ट्स की, और उसके हिसाब से पूरे की कैरिंग अमाउंट को बांट देना। अगर फिर भी किसी एक की कैरिंग अमाउंट नहीं निकाल पा रहे तो जिस पार्ट को बेच रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू तो वही होगी जो कैश आ रहा है, तो उसको यूज करें, पूरे की फेयर वैल्यू को यूज करें, और जो पार्ट नहीं बेच रहे उसकी फेयर वैल्यू एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप पार्ट की कर लेंगे, इंटायरिटी की तो आपको पता है नॉर्मल। अच्छा, अब जब एक दफ़ा ये चीज़ हो जाएगी तो अब बात आती है यहाँ पे कि यार मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मुझे अभी तक तो ये समझ में आ गया कि मेरा पार्ट डी रिकॉग्नाइज होने के लिए चेक होगा या मेरा इंटायर डी रिकॉग्नाइज होने के लिए चेक होगा। जब पता चल गया कि पार्ट या इंटायर है तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा, मैं देखूंगा कैश फ्लोज का क्या हुआ। अगर कैश फ्लोज एक्सपायर हो गए तो डी रिकॉग्नाइज कर दो, अगर कैश फ्लोज एक्सपायर नहीं हुए तो फिर भी चांस है डी रिकॉग्निशन के लिए नेक्स्ट स्टेप में जाने का। वो क्या है कि कैश फ्लोज किसी और को ट्रांसफ़र कर दो कि तुम्हारे पास राइट है कैश फ्लोज कलेक्ट करने का, या तो फिर जिस किसी और को ये वाली चीज़ बता दो कि यार मैं तो सिर्फ आपके लिए कलेक्शन एजेंट हूँ, और उसके लिए भी आपको पॉइंट्स IFRS ने सिंपल बता दिए, फॉलो करो, नहीं होता तो देख लो। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में मुड़ चले जाओगे। नेक्स्ट स्टेप में देखोगे सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। सिंपल है भाई, ट्रांसफर करने के बाद भी क्या मुझे इफेक्ट पड़ रहा है, सब्सटेंशियली पड़ रहा है तो भाई नहीं हुआ। अगर नहीं पड़ रहा तो मतलब हो गया। और अगर कहीं बीच में समझ नहीं आ रहा कि सब्सटेंशियल है या सब्सटेंशियल नहीं है तो फिर आ जाओ कंट्रोल के ऊपर। अगर कंट्रोल लूज हो गया मतलब वो आगे वाला बेच सकता है, रिप्लेस कर सकता है, तो फिर डी रिकॉग्नाइज कर लो। अगर नहीं कर सकता तो बस फिर तो कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट देखो, क्योंकि अब कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट ही सवाल में इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि भाई सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ना ट्रांसफर हो रहे थे ना रिटेन हो रहे थे, मतलब कहीं बीच में ही था इन्वॉल्वमेंट, समझ रहे हो। तो कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट ये साबित कर देगा कि 70%, 20%, 30%, 40%, जो आपको मैंने गारंटी की एग्जांपल दी। तो सिंपल एज दैट आपको ये बेसिक बिल्कुल बच्चों वाला स्टैंडर्ड करके दे दिया कि डी रिकॉग्निशन किस तरह से करनी। और लास्टली फाइनेंशियल लायबिलिटी का तो कोई मसला ही नहीं है ना। वो तो भाई IFRS ने 3-4 लाइनें बोली हैं कि जब फाइनेंशियल लायबिलिटी डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो बस ये देख लो या तो वो एक्सपायर हो गई होगी, सही है ना, उसको अब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर सामने वाला आपको माफ़ कर देगा, वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, या तो आप पैसे दे देंगे और डिस्चार्ज हो जाएगी। जब इन तीनों में से कोई चीज़ हो जाए भाई उसको अपनी बुक से हटा देना, इतना सिंपल। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमने जो है अल्लाह की शुक्र अदा करते हैं कि हमने जो है पहला पार्ट IFRS 9 का डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी कवर कर लिया, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक जाके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसको आप जाके एक दफ़ा स्टैंडर्ड से भी देखिएगा। स्टैंडर्ड में बी पार्ट के अंदर इसका एक डायग्राम भी है पूरा, जो पूरा यही प्रोसेस समझा रहे हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो डायग्राम आपके लिए इनफ है। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और इस वीडियो को देखा, और होपफुली आपके काम आई होगी। थैंक यू।